अक्सर चुनावों के बाद हम सिर्फ जीत हार की बात करते हैं, कौन जीता कौन हारा, लेकिन असली कहानी तो इस क्यों में छुपी है। हमारा मकसद यही है ये समझना कि जीत के पीछे की वजह क्या थी, और इसके लिए हम एक सीट, सिर्फ एक सीट, नागौद विधानसभा क्षेत्र 64 की जमीनी हकीकत और डेटा को खंगालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे मिट्टी की नब्ज से, वहां के लोगों की आवाज से। फिर 2023 के जनादेश को समझेंगे, उसके नंबर्स के पीछे की कहानी देखेंगे। इसके बाद हम परिणाम की बुनावट को समझेंगे, नागौद के इतिहास में झांकेंगे और फिर इन सब से सीखकर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में एक जरूरी सबक, किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को समझना जरूरी है। तो आइए नागौद और उचेहरा तहसीलों में चलते हैं। ये एक किसान का इलाका है। यहाँ की जिंदगी गेहूं और सोयाबीन की फसलों के इर्द गिर्द घूमती है। रोजमर्रा की जिंदगी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई है। और जब हम जरूरतों की बात करते हैं तो ये कोई सियासी नारे नहीं हैं, ये लोगों के रोज के संघर्ष हैं। अधूरी सिंचाई परियोजनाएं, खराब सड़कें, खास करके बारिश के मौसम में, बिजली का कोई ठिकाना नहीं, गांव में पीने का साफ पानी तक नहीं है, अस्पताल हैं पर स्टाफ नहीं, नौजवानों के लिए काम नहीं, और बड़े बुजुर्गों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये सब वादों और हकीकत के बीच की एक गहरी खाई को दिखाते हैं। ये एक सम्मानजनक जीवन की बुनियादें हैं। तो इन सब जमीनी मुद्दों को देखते हुए जनता ने क्या फैसला सुनाया, आइए 2023 के नतीजे देखते हैं। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो रिजल्ट बिल्कुल साफ लगता है, एक क्लियर विनर। लेकिन जैसा अक्सर होता है, असली कहानी वो तो आंकड़ों के पीछे छिपी है, और वो काफी दिलचस्प है। देखिए, बीजेपी के नागेंद्र सिंह को मिले 70,712 वोट। उनकी जीत का मार्जिन 17,000 से भी ज्यादा, एक बड़ी जीत, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। दूसरे नंबर पर कौन है? बीएसपी के यादवेंद्र सिंह 53,343 वोट के साथ। कांग्रेस तीसरे नंबर पर, काफी पीछे। बीएसपी का सेकंड आना ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, और हमारा विश्लेषण यहीं से और गहरा हो जाता है। इस नतीजे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 3 जरूरी इशारों पर गौर करना होगा। ये 3 इशारे नागौद के चुनावी इतिहास से मिलते हैं। पहला, यहां के वोटर्स की बदलती वफादारी। दूसरा, जीत के मार्जिन में जबरदस्त उतार चढ़ाव। और तीसरा, एक तीसरी ताकत का अहम किरदार। ये 3 चीजें हमें बताती हैं कि मामला सिर्फ जीत हार का नहीं है। जरा इस उतार चढ़ाव को देखिए। 2018 में बीजेपी सिर्फ 1234 वोट से जीती थी, एकदम कांटे की टक्कर। और 5 साल बाद 2023 में जीत का मार्जिन बढ़कर 17,369 हो गया। सोचिए, 14 गुना का इजाफा सिर्फ एक इलेक्शन साइकिल में। यह दिखाता है कि सियासी हवा कितनी तेजी से बदल सकती है। और जब हम ऐसे आंकड़े देखते हैं तो यह हमें हमारे लोकतंत्र के एक बुनियादी उसूल की याद दिलाता है। देखिए, लोकतंत्र का सेहतमंद होना सिर्फ वोट डालने से नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक जिम्मेदारी के साथ पूरी तस्वीर को समझें, सिर्फ हेडलाइंस पर रिएक्ट ना करें। हर वोटर के फैसले के पीछे एक सोच होती है, और उस सोच का सम्मान करना ही लोकतंत्र की असली गरिमा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब किसी एक नेता या चेहरे में नहीं है। जवाब मिलेगा सिस्टम में, सियासी समीकरणों में, और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में। आइए इस परिणाम की बनावट को समझें। इस कहानी में एक अहम मोड़ आता है यादवेंद्र सिंह के साथ। 2013 में वो कांग्रेस की टिकट पर जीते। 2018 में कांग्रेस से ही लड़े और बहुत कम, सिर्फ 1,234 वोट से हारे। लेकिन 2023 में उन्होंने पार्टी बदल दी। वो बीएसपी से लड़े और सेकंड आए। इस एक कदम ने पूरा खेल बदल दिया। जो सत्ता विरोधी वोट था वो बट गया, खास करके ओबीसी समुदाय का वोट, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। यहां पर जमीन पर संगठन की ताकत का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ बीजेपी, जिनका मंडल स्ट्रक्चर मजबूत है, एक गहरी मशीनरी है जो पीएम किसान जैसी सरकारी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिनका स्थानीय ढांचा कमजोर हो चुका है, बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और लोगों तक पहुंचने के नए तरीकों को अपनाने में धीमे हैं। यह संगठन बनाम बिखराव की कहानी है, और नागौद में जीत संगठन की हुई। अब कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर रश्मि सिंह का प्रोफाइल देखिए। कागज पर यह एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोफाइल है। 36 साल की डेंटल सर्जन, साफ सुथरी छवि, स्थानीय निवासी, जिला पंचायत का अनुभव भी। लेकिन कमजोरियां भी हैं।
विधानसभा की सियासत में नहीं हैं, लोगों तक उनकी पहुंच कम है। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक अच्छा उम्मीदवार काफी नहीं है, उसके पीछे एक मजबूत संगठन का होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, नागौद के पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न को देखते हैं। इससे इस सीट के मिजाज को समझने में मदद मिलेगी। ये टाइमलाइन देखिए, 1993 से लेकर 2003 तक नागौद एक पेंडुलम की तरह था। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, हर 5 साल में सत्ता बदल जाती थी। लेकिन 2003 के बाद ये पैटर्न टूटा और अब 2018 और 2023 लगातार 2 बार ये सीट बीजेपी के पास रही है। ये एक अहम बदलाव का संकेत है। और इस बदलाव के पीछे एक और कारण हो सकता है, बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट। देखिए 1998 में यहां लगभग 69% वोटिंग हुई थी। 2018 तक ये आंकड़ा 78% के पार चला गया। जब ज्यादा लोग वोट करने निकलते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वोटर अब ज्यादा जागरूक है, ज्यादा एक्टिव है। वो अब सिर्फ वादे नहीं सुनना चाहता, वो काम चाहता है। अब किसी भी सीट का अंकगणित उसके सामाजिक ताने बाने के बिना अधूरा है। नागौद में अनुसूचित जाति की आबादी 17.3% है। इसके अलावा ओबीसी समुदाय, खासकर यादव और कुशवाहा, एक बड़ा वोट बैंक हैं। अब आप समझे 2023 में बीएसपी सेकंड नंबर पर क्यों आई? ये इसी सामाजिक सच्चाई का प्रतिबिंब है। उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में सीधी सेंध लगाई। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? अब तक हम क्यों का जवाब ढूंढ रहे थे, अब हम कैसे की बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ डेटा पर आधारित ना हो बल्कि शासन की दिशा भी तय करे। एक चतुर्मुख सिद्धांत। ये चतुर्मुख दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, धर्म, यानी एक विजन, सबका विकास, नौकरियां, कल्याण। दूसरा, अर्थ, यानी जमीनी वादे, सड़क, सिंचाई, स्कूल के लिए ठोस समाधान। तीसरा, सामाजिक एकता, हर समुदाय तक पहुंच, चाहे वो ओबीसी हो या एससी। और चौथा, संगठन, पार्टी को बूथ लेवल से नीचे से ऊपर तक फिर से खड़ा करना। और यही इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये अच्छे शासन का रास्ता है। क्योंकि जब आप लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें सुलझाने का सिस्टम बनाते हैं तो आप असल में भरोसा बनाते हैं। इसलिए चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी और शासन चलाने की स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं हो सकती, वो एक ही होनी चाहिए। और जब हम सिस्टम बनाने की बात करते हैं तो डेटा का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां भारत का डेटा प्राइवेसी कानून हमें एक अहम बात याद दिलाता है। जब भी किसी नागरिक का डेटा लिया जाए तो उनकी सहमति से लिया जाए, उसको सिर्फ एक तय काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, और सबसे जरूरी, हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए उस डेटा को बहुत सावधानी से संभाला जाए। तो नागौद के इस गहरे विश्लेषण के आखिर में हम उस सबक पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। एक ऐसा सबक जिसकी गूंज सिर्फ नागौद में नहीं बल्कि आज पूरे देश की सियासत में सुनाई दे रही है। और वो सबक एक सवाल भी है और एक चेतावनी भी। क्या आज के हिंदुस्तान में सिर्फ परिवार का नाम या पार्टी का निशान जीत के लिए काफी है? जवाब है नहीं। वोटर अब सब देख रहा है, सब समझ रहा है, वो हिसाब लगा रहा है और वो काम मांग रहा है, परफॉर्मेंस मांग रहा है। तो आने वाला कल उनका है जो मजबूत संगठन बनाएंगे, जो जमीन की, मिट्टी की आवाज सुनेंगे और जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि एक मजबूत जनादेश वो सिर्फ काम, संगठन और समस्याओं के समाधान से ही मिलता है।